रिफ्रैक्शन में क्या क्या है देखें। एक तो रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन हमने पहले ही कर लिया था, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे विद लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रे डायग्राम बना लेते पहले। तो मान लो ये आपका इंसिडेंट रे, ठीक है। ये आपका नॉर्मल बन गया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ऊपर वाला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप म्यू1 ले लो, एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मान लो आर। और नीचे जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप ले लो म्यू2। तो अभी देखो यहाँ पे क्या करना। सबसे पहला जो है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पहले डिफाइन कर लेते थे एक बार। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम क्या है? तो लाइट जब किसी वैक्यूम से किसी मीडियम में एंटर करता है, ठीक है। वैक्यूम में लाइट की स्पीड मैक्सिमम होती है 300 × 10⁸ जो हमें पता है, दैट इज द लाइट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अपार्ट फ्रॉम वैक्यूम किसी और मीडियम में अगर एंटर करता है तो उसका स्पीड में डिक्रीज आता है, ठीक है। तो ये जो रेशियो है स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन मीडियम, ठीक है, ये रेशियो को ही हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बोलते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आप म्यू ले लो, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम to the speed of light in the medium. And since तो ये आप लिख सकते हैं ऐसे c/v, and since c is always greater than v, तो क्या होगा? therefore mu हमेशा greater than 1 होगा, ठीक है। for all mediums mu is greater than 1 except for vacuum। वैक्यूम के लिए हम म्यू कितना लेंगे? वैक्यूम या एयर बोल लो, दोनों को हम सेम ही लेते हैं, म्यू इक्वल्स टू 1, ठीक है। और म्यू इक्वल्स टू 1 फॉर एयर और वैक्यूम। आइडियली एयर में थोड़ा ज़्यादा होता है वैक्यूम से, बट फिर भी ऑलमोस्ट क्लोजर टू 1 होता है, तो इसलिए उसका एज इट इज़ ले लिया जाता है, ठीक है। ये आपका बेसिक डेफिनेशन है ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसी मीडियम में जब आपका लाइट जा रहा है, ठीक है, उसके स्पीड में अगर चेंज आता है, ठीक है, बट फ्रीक्वेंसी में क्या होगा? रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन कोई भी वेव फेनोमेना में फ्रीक्वेंसी में कोई फर्क नहीं आता, ठीक है। लाइट अगर आपका एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, ठीक है, तो उसके स्पीड में भले ही फ़र्क आ गया बट फ्रीक्वेंसी में फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी में अगर फ़र्क नहीं आया तो क्या होगा? अगर स्पीड चेंज हो रहा है तो वेव लेंथ को भी चेंज होना पड़ता है, ठीक है।
अगर आप μ1/μ2 करोगे तो मीडियम में अगर लाइट ट्रेवल किया है तो μ1/μ2 करोगे तो ये आपको क्या आएगा v2/v1। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, v2 को आप लिखोगे लैम्डा टाइम्स फ्रीक्वेंसी और ये लैम्डा 1 टाइम्स फ्रीक्वेंसी, ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। तो μ1/μ2 आपका लैम्डा 2/λ1, ये भी आपका एक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? इससे वेव नंबर का क्वेश्चन आपको रहेगा ऑब्जेक्टिव में कि अगर किसी मीडियम में लाइट ट्रैवल कर रहा है तो उसका वेव लेंथ जो है वैक्यूम के हिसाब से कितना चेंज हुआ। ठीक है, और वेव नंबर क्या रहेगा, वेव नंबर क्या होता है वैसे, वेव नंबर इज कि 1 मीटर में कितने वेव लेंथ प्रेजेंट है, तो वेव नंबर आपका 1/λ रहता है। ठीक है, किसी मीडियम में जब जैसे ही वो एंटर करेगा तो उसका जो नया वेवलेंथ है वो चेंज हो जाएगा, तो उसके चलते जो वेव नंबर है दैट विल आल्सो चेंज। तो वेव नंबर पे कुछ क्वेश्चंस आपको रहने वाले हैं। ठीक है, तो वेव नंबर इज 1/λ। ठीक है, 1 मीटर में कितने वेवलेट्स प्रेजेंट है, दैट इज व्हाट वेव नंबर बेसिकली मीन्स। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे इस पे आओ, तो यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन में आपको अगर रे डायग्राम बनाना है तो रिफ्रैक्शन में भी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या है, आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जैसे कि ये आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, और दूसरा नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये जब तक आपका नहीं बनेगा तब तक आपका डायग्राम भी, रे डायग्राम भी बन नहीं पाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का जो एंगल है उसी को एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला जाता है, नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे का जो एंगल है उसी को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो लॉ है यहाँ पे विच इज ऑल्सो नोन एज द स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ क्या बताता है, देखो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ सबसे पहली चीज़ तो आपको ये समझना है कि स्नेल्स लॉ हम लगाते कहाँ। ये स्नेल्स लॉ इट इज़ ऑलवेज अप्लाइड एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, यहाँ पे आपके जितने आपके नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस रहेंगे, ठीक है, उतने ज़्यादा स्नेल्स लॉ लगा सकते। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ क्या बताता है, देखो μ1 इसी में अगर लगाएंगे μ1 इंटू साइन आई वुड बी इक्वल्स टू μ2 इंटू साइन आर। ये आपका स्नेल्स लॉ का बेसिक फॉर्म। इसको आपको ऐसे ही याद रखना है, रेशियो के फॉर्मेट में आपको याद नहीं करना जो आपने 10th में सीखा होगा। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रेशियो, दैट इज नॉट द करेक्ट वे टू रिप्रेजेंट द स्नेल्स लॉ। यहाँ पे कैसे याद करोगे, देखो μ1 जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई बाई साइन ऑफ द एंगल इन द मीडियम, इस मीडियम में जो एंगल है। ठीक है, सिमिलरली इस मीडियम में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और इस मीडियम में जो एंगल है उसका साइन, तो ये प्रोडक्ट जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ द एंगल इन द मीडियम, ये प्रोडक्ट हमेशा आपका इक्वल रहता है। दिस इज व्हाट स्नेल्स लॉ टेल्स अस। बिकॉज स्नेल्स लॉ से कुछ कंक्लूशंस हमारे निकल के आते हैं, वो भी हम निकालेंगे अभी। देखो पहले इतना लिख लो, चलो ठीक है, देखते हैं अभी इसके कंक्लूशंस क्या निकलते हैं स्नेल्स लॉ के। देखो μ1 sin i
equals to mu2 sin r. So sin I upon sin r is equals to mu2 by mu1. Now if mu2 is greater than mu1, तो क्या होगा? I would be greater than r. Similarly, if mu1 is greater than mu2, then I would be less than r. इसका मतलब क्या है? I अगर greater than r हुआ तो अगर मान लो r छोटा है मतलब तो लाइट जो है टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुआ है, ठीक है. If r is small, the light has bent towards the normal. अगर आपका r बड़ा होगा I से, light has bent away from the normal, ठीक है. तो बेसिकली mu2 ग्रेटर देन mu1 मतलब लाइट आपका रेयर से डेंसर मीडियम में ट्रैवल कर रहा है. तो आप ऐसे लिखो बेटर. अगर ऐसा है मतलब रेयर टू डेंसर जा रहा है, ठीक है. तो अगर I ग्रेटर देन R हुआ तो लाइट bends away from normal, sorry, towards normal. ठीक है. तो अगर आपका I लेस देन R हुआ then light bends away from the normal. ठीक है. तो ये आपका स्नेल्स लॉ का कंक्लूजन है. ठीक है, हो गया. और सेकंड यहीं पे लिखना है. सेकंड रूल जो है वो क्या बता रहा है? वही है जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में भी सेकंड रूल जो क्या कर रहा था वो आपको 3D में बता रहा था कि लाइट आफ्टर फॉलिंग किस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है. मतलब रिफ्रैक्शन हो गई किस डायरेक्शन में जाएगा वो फिक्स होता है बाय द सेकंड लॉ. तो यहाँ पे द इंसिडेंट रे the refracted ray and the normal at point of incidence lie on the same plane. ठीक है. तो यहाँ पे अगर वेक्टर फॉर्म में आप लिखना चाहो तो वेक्टर फॉर्म में क्या लिखोगे? mu1 sin I is equals to mu2 sin R है स्नेल्स लॉ. तो स्नेल्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्या बनेगा? ये आपको होगा mu1 into I cap cross n cap would be equals to mu2 into I cap cross r cap cross n cap.
ठीक है, ये चीज़ आपका आ गया। फिर क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो क्या होगा, सिंस आई कैप और एन कैप है तो इनका मैग्नीट्यूड तो वन हो गया, आर कैप का भी वन हो जाएगा। और क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, साइन आई मिल जाएगा इनके बीच का एंगल, और दूसरे साइड में साइन आर। ये आपका वेक्टर फॉर्म आ गया। लिख लिया। तो अभी देखो क्या करेंगे, सक्सेसिव रिफ्रैक्शन के अगर केसेस हैं, तो यहाँ पे मान लो आपके पास बहुत सारे मीडियम हैं, एक के बाद एक सीरीज में, एक के बाद एक प्रेजेंट है। ये म्यू नॉट मान लो, ये म्यू वन, म्यू टू, म्यू थ्री, म्यू फोर, ऐसे करके आपके, और म्यू फाइव, ऐसे करके आपके मीडियम्स हैं। ठीक है, तो लाइट मान लो आपका ऐसे इंसिडेंट हो रहा है, तो ऐसा हो जा रहा है बात। तो ये डिफरेंट आपके नॉर्मल्स बन जाएंगे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और जितने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस रहेंगे उतने आपके क्या होंगे, स्नेस लॉ आप उतनी बार लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, इसको आप आई नॉट मान लो। ठीक है, ये आर 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 नॉट, या इसको बेटर है, इसको मान लो आप आई वन, इसको आई टू, ये आई थ्री, आई फोर, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे अगर देखो ये आई वन है तो ये भी आई वन ही होगा, ये भी आई टू होगा, ये भी आई थ्री होगा, ठीक है, ये भी आई फोर होगा, एंड सो ऑन। क्लियर। तभी देखो म्यू नॉट साइन आई नॉट, फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जब आप स्नेस लॉ लगाओगे तो यहाँ पे क्या लगाओगे, म्यू नॉट, यहाँ पे ऊपर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू नॉट है, इसका साइन आई नॉट, यहाँ पे क्या है म्यू वन साइन आई वन, तो दिस वुड बी म्यू वन साइन आई वन। ठीक है, फिर अगला क्या होगा, म्यू वन साइन आई वन वुड बी इक्वल्स टू म्यू टू साइन आई टू, फिर आपका होगा म्यू टू
साइन आई टू, जो जितने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है हर जगह हम लगा रहे हैं। ये कहाँ पे लगाया, यहाँ पे। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे क्या होगा, म्यू टू साइन आई टू इज इक्वल टू म्यू थ्री साइन आई थ्री एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। तो अगर आप देखो सबको इक्वेट जब करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, देखो आपको ये मिलेगा कि म्यू नॉट साइन आई वन इज इक्वल टू म्यू वन साइन आई वन म्यू टू साइन आई टू, ये सब है आपके इक्वल। तो ओवरऑल आप क्या बोल सकते हो, therefore mu n sin theta n is a constant। तो ये सक्सेसिव रिफ्रैक्शन में ये चीज़ आपका वैलिड होता है। ठीक है, तो इसी पे बेस करके आपका वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला भी टॉपिक रहने वाला है, ये लिख लो पहले। क्या चीज़ है, टाइम लगेगा अभी खत्म करने। रियल में ये आपका बेसिकली क्या मीन कर रहा है, देखो आपका बहुत सारे डिफरेंट पर मीडियम प्रेजेंट, डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम प्रेजेंट है। तो उसमें से जब लाइट गुजरेगा, ठीक है, तो थ्रू एवरी मीडियम जब वो गुजरेगा ये चीज़ आपका वैलिड होगा। यहाँ पे कैसे होता है ये चीज़, देखो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ द मीडियम पे। ठीक है, जितना ज़्यादा डेंसिटी होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज़्यादा होने वाला और लाइट की स्पीड उतनी कम होने वाली। तो अगर आप एटमॉस्फेयर की भी बात करो, एटमॉस्फेयर में जब लाइट एंटर करता है, ठीक है, तो ऊपर अपर एटमॉस्फेयर में डेंसिटी आपका कम होता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम रहता है। ठीक है, जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आओगे एटमॉस्फेयर में तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, डेंसिटी विल इंक्रीज। तो वहाँ पे लाइट बाहर से जब आ रहा है, बाहर से मतलब सन से जब लाइट एंटर करता है अर्थ में, तो वो भी ऐसे बेंड पाथ में ट्रैवल करता है। ये जो बेंड होता है लाइट, दैट इज़ ड्यू टू दिस वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, और जैसे ऊपर से लाइट आएगा, मान लो जैसे जैसे नीचे की तरफ जा रहा है, मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका इंक्रीज कर रहा है, ये म्यू आपका बढ़ रहा है। ठीक है, ये इसका पाथ आप निकाल सकते हो। ठीक है, इस पर्टिकुलर लॉ से इसका पाथ कैसा होगा वो सब आप निकाल सकते हो। तो वो अभी हम देखेंगे वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब करेंगे। हो गया इतना, समझ में आया ये चीज़? तभी देखो आई विल टॉक अबाउट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में केसेस कितने बनेंगे, दो केसेस आपके बन सकते हैं। ठीक है, एक आपका म्यू एज अ फंक्शन ऑफ एक्स और दूसरा आपका म्यू एज अ फंक्शन ऑफ वाई। ठीक है, तो आपका स्पेस अगर है तो स्पेस में वाई के रिस्पेक्ट में, जैसे पिछला ये जो केस है, ठीक है, ये जो हमने केस देखा, दिस इज अ केस वेयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, वाई के साथ साथ वो वेरी कर रहा है। अब मान लो अगर ऐसा होता केसेस, ये म्यू नॉट म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री, तो ये आपका क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो दोनों में फ़र्क क्या होता है, देखो, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाई के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है, तो जितने भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है हर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में नॉर्मल आपका
वाई के अलॉन्ग ही रहेगा, ठीक है। बट अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसा है, मीडियम आपके ऐसे अरेंज्ड है, तो लाइट जब एंटर करेगा तो एट एवरी पॉइंट नॉर्मल आपका एक्स के अलॉन्ग रहने वाला है। तो मेन डिफरेंस तो आपका ये है, अगर म्यू इज अ फंक्शन ऑफ वाई, द नॉर्मल विल लाई एट एवरी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, द नॉर्मल विल लाई along the y direction, and if mu is a function of x, at every point of incidence the normal will lie along the y direction, sorry x direction, ठीक है। तो सबसे पहले केस जो है mu एज अ फंक्शन ऑफ y देखते हैं पहले। मान लो लाइट आपको एक मीडियम में एंटर कर रहा है, मान लो यहाँ से एंटर किया, तो म्यू जो है वाई के हिसाब से वेरी कर रहा है। तो यहाँ पे एंटर करते टाइम जो नॉर्मल आपका लगेगा वो कैसा होगा, दिस इज हाउ द नॉर्मल वुड बी, ठीक है। ये जो एंटर करते टाइम एंगल है, लेट दिस एंगल बी थीटा नॉट, और बाहर जो जिस मीडियम्स जैसे जहाँ से वो एंटर किया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो म्यू नॉट है, ठीक है। तो अब जैसे वो एंटर करेगा, मान लो आगे जाके पाथ ऐसा होगा, ठीक है। तो इस पाथ का ट्रेजेक्टरी क्या होगा या इक्वेशन क्या होगा, दैट इज व्हाट वी नीड टू फाइंड। तो हम क्या करते हैं, इस पे कोई भी x, y एक पॉइंट उठाते हैं, ठीक है। लेट दिस बी अ पॉइंट x, y। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैं एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मानूं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सिंस कंटिन्यूसली वेरिएबल है, तो एट एवरी डिफरेंट पॉइंट एक आपका डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा। तो एवरी पॉइंट इज अ क्या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आप बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक रिफ्रैक्टिव इंटरफेस रहेगा दो मीडियम्स का, ठीक है। इस पॉइंट पे भी रहेगा, हर पॉइंट पे दो मीडियम का इंटरफेस रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लो आप लाइन बनाओगे तो ऐसा आपका बनेगा इंटरफेस, और नॉर्मल क्या बनेगा यहाँ पे, दिस विल बी हाउ द नॉर्मल विल लुक लाइक, ठीक है। यहाँ पे अगर हम टेंजेंट बनाएं, दिस इज अ टेंजेंट एट दिस पॉइंट, तो यहाँ पे ये जो एंगल होगा ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा, ठीक है। और ये एंगल मान लो थीटा बन रहा है, इस जो टेंजेंट एक्स एक्सिस को जहाँ पे कट कर रहा है वो एंगल मान लो थीटा है। तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे नॉर्मल एट एवरी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस will be along y direction, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, देखो आप सीधा यहाँ पे स्नेल्स लॉ अगर आप लगाओगे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, तो आप क्या लिख सकते हो, म्यू नॉट साइन थीटा नॉट
विल बी इक्वल्स टू क्या, म्यू वाई, ठीक है। तो इस लोकेशन पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वाई होने वाला है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे कोऑर्डिनेट आपका क्या है, वाई, ठीक है। या फिर आप इसको बेटर है म्यू एज अ फंक्शन ऑफ वाई ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पे म्यू आपका होगा फंक्शन ऑफ वाई, इसको आप सीधा लिख दो फंक्शन ऑफ वाई जो भी दिया रहेगा, ठीक है, इनटू साइन आई। इतना समझ में आ रहा है? So this is applying Snell's law. ठीक है, तो सबका सक्सेसिव रिफ्रैक्शन का केस है ये। तो म्यू इंटू साइन थीटा कांस्टेंट रहेगा, तो हर इंसिडेंस का डिफरेंट इंसिडेंस पॉइंट्स का आप कंपेयर कर सकते हो, आराम से इक्वेट कर सकते हो बेसिकली। तो यहाँ पे म्यू नॉट साइन थीटा नॉट, और यहाँ पे म्यू जो यहाँ पे है मल्टीप्लाई बाय आई, ये इक्वल हमने किया। अभी देखो आई कितना है एंगल, यहाँ पे ये आई को आप बोल सकते हो 90 माइनस थीटा, दिख रहा है? इस ट्रायंगल में अगर आप देखोगे ये थीटा आई आपका 90 माइनस थीटा हो गया। म्यू नॉट क्या आ रहा है देखो, साइन थीटा नॉट तो बेटर है ऐसे लिखो। तो यहाँ से क्या आएगा, cos थीटा इज इक्वल्स टू म्यू नॉट साइन थीटा नॉट। अब ये चीज़ कांस्टेंट है बिकॉज ये आपको गिवन रहेगा, ये म्यू नॉट और ये चीज़ आपको गिवन रहेगा क्वेश्चन में। ये आपका एंट्री कंडीशंस बोलते हैं, ठीक है, दिस आर आल्सो नोन एज एंट्री कंडीशंस। so this will be provided in the question itself. इसको आप ले सकते हो एफ वाई, ठीक है। तो अब देखो नाउ आपको ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन चाहिए, ठीक है, इसका पाथ कैसा है। तभी आप क्या ले सकते हो, देखो डी वाई बाई डी एक्स टैन थीटा होगा, ठीक है, स्लोप एट द पॉइंट एक्स कमा वाई वुड बी इक्वल्स टू टैन ऑफ थीटा। इसको आप ले सकते हो ऐसे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कितना होगा टैन थीटा के लिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा से लिख दो। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, साइन थीटा की जगह अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। बताओ इतना क्लियर है? अभी कॉस थीटा की वैल्यू हमने निकाली हुई है, इसको जो है बेटर आप ऊपर वाला एक चीज़ को कांस्टेंट लिख लो, कांस्टेंट के अपॉन फंक्शन ऑफ वाई, ठीक है, ऐसे आप लिख लो। तो अभी देखो क्या लिख सकते हो, देयरफॉर नाउ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू
कितना होगा ये 1 माइनस के स्क्वायर एफ वाई होल स्क्वायर डिवाइड बाय के अपॉन एफ वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ आई स्क्वायर आपका कट जाएगा, ये आपका आएगा। ठीक है, तो इसको आप फर्दर इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करके अब एफ वाई जो है क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा, फंक्शन ऑफ वाई आप पुट करो, इंटीग्रेट करो, आपको कोऑर्डिनेट्स सॉरी ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन जो है वो मिल जाएगा। Put function of y, then integrate for to get trajectory. Clear है ये चीज? और k जो है k भी आपको ध्यान में रखना है, k क्या था, k आप उधर लिख कर रखो जहाँ पे लिया था, k इज इक्वल टू एंट्री कंडीशन के हिसाब से स्नेस लॉ एट एंट्री। हो गया? ठीक, अगला देखो, अगर म्यू एज अ फंक्शन ऑफ एक्स है, ठीक है, तो उस केस में हमें क्या करना, तो यहाँ पे मेन डिफरेंस क्या है, नॉर्मल आपका अलॉन्ग एक्स एक्सिस रहने वाला, एंट्री पे आपका जो नॉर्मल रहेगा ऐसा होगा, और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ये दिस विल बी आई, तो आई नॉट मान लो, और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप म्यू नॉट मान लो। तो दिस आर एंट्री कंडीशंस व्हिच शुड बी गिवन। अब यहाँ पे लाइट आपका मान लो इस तरीके से जा रहा है आगे, तो अभी देखो कोई भी अगर आप पॉइंट उठाओगे, लेट दिस पॉइंट बी एक्स कॉमा वाई, यहाँ पे क्या होगा, ये आपका नॉर्मल होगा एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और इंटरफेस कैसा होगा, इंटरफेस आपका ऐसा होगा, ठीक है। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो गया आई, और यहाँ का टेंजेंट जो है वो अगर आप बनाओगे तो ऐसा जाएगा, ठीक है। तो ये जो एंगल है ये मान लो थीटा है, तो आई और थीटा क्या होगा, ये भी आपका थीटा ही हो जाएगा,
आई और थीटा आपके एग्जैक्टली इक्वल। क्लियर। और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा? म्यू इज द फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स होने वाला है यहाँ। तो यहाँ पे इक्वेशंस क्या बनाओगे? देखो सबसे पहले बाइस लॉ, आप क्या लिखोगे? म्यू नॉट साइन आई नॉट वुड बी इक्वल्स टू कितना? एफ ऑफ एक्स जो म्यू है वहाँ का मल्टीप्लाई बाय साइन आई, ठीक है। तो इसको साइन थीटा लिख देंगे अभी, इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इंटू साइन थीटा। साइन थीटा आ गया, देखो इसको एंट्री कंडीशंस को के ले लेंगे। साइन थीटा इज के बाई एफ ऑफ एक्स। क्लियर। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स कितना है? दिस इज टैन थीटा। यहाँ से क्या आएगा? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। वही कॉस थीटा क्या लिखेंगे? 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब वैल्यू पुट कर दो, आपका आ जाएगा। देखो तो डी वाई बाई डी एक्स वुड बी इक्वल्स टू साइन थीटा की वैल्यू पुट करोगे और नीचे भी पुट करोगे तो क्या आएगा? ऊपर आपका के बचा रहेगा और नीचे अंडर रूट, सिंप्लीफाई करने के बाद एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, तो ये आपका आएगा, ठीक है। आप स्टेप स्किप मत करो, आप दो स्टेप्स जो है वो करके फिर कर लो, क्या आएगा। आ जाएगा। एफ एक्स की वैल्यू दी रहेगी क्वेश्चन में आपको, ठीक है। पुट करो, फिर आप इंटीग्रेट करके, इंटीग्रेट कैसे करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, एक्स वाले एक साइड वाई वाला एक साइड, फिर वहाँ से फिर इंटीग्रेट करके आपका रिजल्ट आएगा। यहाँ से इंटीग्रेट पुट एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेट to find the path of trajectory, ठीक है। क्लियर है इतना? चलो, तो ये आपका सक्सेसिव रिफ्रैक्शन हो गया। अभी हम रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब जो है वो देखने वाले हैं। तो आपका रिफ्रैक्शन हुआ ग्लास स्लैब, ये एक्सपेरिमेंट भी आपने किया होगा 10th में। तो जब लाइट रे आपका ग्लास स्लैब से जाता है, मान लो दिस ग्लास स्लैब हैज अ थिकनेस ऑफ टी,
ये तो ऐसा है नहीं। तो ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आप ले लो म्यू, बाहर आपका एयर मान के अगर आप चलो, बाहर मान लो एयर है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1। ये एंगल अगर आई है, इसको हम एंगल ऑफ इमर्जेंस बोलते हैं, ठीक है। और ये एंगल आर मान लो, ये एंगल भी आर। एक से मैं वो देना रुमाल दो एक। तो ग्लास स्लैब में क्या होता है, एंगल आई इक्वल्स टू, ऑब्जर्वेशन में अगर आप देखोगे इस एक्सपेरिमेंट में, तो ऑब्जर्वेशन में क्या मिलेगा आपको, 2 पॉइंट्स। पहला एंगल आई इक्वल्स टू एंगल ई, एक तो ये आपका ऑब्जर्वेशन रहने वाला है। फिर आपको ये भी मिलने वाला है कि द इमर्जेंट रे is laterally displaced. But parallel to the incident ray. तो ये lateral displacement कितना है वो हम निकालेंगे। तो ये आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज व्हाट lateral displacement L is, ठीक है। यहाँ पे एक और हम देखते हैं, यहाँ पे अगर आप देखो, ये जो आपका डिस्टेंस, या फिर इसको कलर से दिखा, ये जो आपका है मूवमेंट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट। अलोंग द नॉर्मल कितना शिफ्ट हो, n, ठीक है। तो रे आपका पहले देखो इस डायरेक्शन में जा रहा था, अभी इस डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्मल के अलोंग कितना शिफ्ट हो, ठीक है, दिस इज नॉर्मल शिफ्ट n। ठीक है, और ये आपका l। तो दोनों चीज़ें हमें यहाँ से निकालनी है। पहले तो हम ये प्रूफ करते हैं कि कैसे एंगल आई और एंगल ई आपके इक्वल बन गए। तो यहाँ पे कैसे प्रूफ करेंगे इसको, आपको 2 स्नेल्स लॉ लगाना, 2 आपके यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस दिख रहे हैं, दोनों जगह आप स्नेल्स लॉ लगा दो, आपका एंगल आई इक्वल टू एंगल ई जो है ये प्रूव हो जाएगा। और अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, इमर्जेंट और इंसिडेंट रे आपके पैरेलल बन जाएंगे, ठीक है। तो एंगल आई इक्वल टू एंगल ई कैसे प्रूफ करोगे, स्नेल्स लॉ, ठीक है। इसका इंसिडेंस 1 मान लो, इंसिडेंस 2 मान लो। एट इंसिडेंस 1 इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन इज गोइंग टू बी, बाहर तो आपका एयर ही है, तो म्यू 1 आपका 1 हो गया, तो साइन टाइम्स आई इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे, म्यू इंटू साइन टाइम्स आर। क्लियर है इतना। सिमिलरली एट इंसिडेंस 2 क्या इक्वेशन बनेगा, म्यू साइन आर इज इक्वल्स टू साइन ई। देखो अभी दोनों इक्वेशन को इक्वेट करो, देयरफॉर नाउ साइन आई इज इक्वल्स टू साइन ई, देयरफॉर आई इक्वल्स टू ई बन गया, ठीक है। तो अगर ऐसा होगा
तो इंसिडेंट रे, therefore incident and parallel rays are also parallel. Incident and emergent are also parallel. यहाँ पे देखो क्या करेंगे, यहाँ पे लैटरल डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें ट्राइंगल्स चाहिए बेसिकली। ये एंगल को बता सकते हैं कितना होगा? ये वाला एंगल ऊपर वाला एंगल आपका आई है, आई माइनस आर एग्जैक्टली। ठीक है, यहाँ पे आप देखो ये एंगल आई है तो ये एंगल भी आई ही होता। ठीक है, तो ये एंगल आपका कितना होगा? आई माइनस आर। दिस एंगल वुड बी आई माइनस आर। अब आप क्या करो, यहाँ से एक ट्राइंगल बनाओ, राइट एंगल ट्राइंगल, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया बेसिकली हमने। और ये जो आपका ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में हमें ये साइड क्या मिलेगा? दिस साइड विल बी एल। ठीक है, इतना क्लियर? तो एक ये ट्राइंगल हम यूज़ करेंगे और दूसरा ट्राइंगल जो हम यूज़ करेंगे, देखो दूसरा हम ये वाला ट्राइंगल यूज़ करने वाले। ये भी है, परपेंडिकुलर ड्रॉप करो तो यहाँ पे ये कितना होगा लेंथ? दिस लेंथ विल बी इक्वल्स टू थिकनेस टी के बराबर। क्लियर है चीज? तो दो ट्राइंगल ऑफ इंटरेस्ट हमारे हैं। ये और ये। ठीक है, देख लिया? अभी देखो किस ट्राइंगल से क्या निकालेंगे। इस ट्राइंगल से हम क्या बता सकते हैं, देखो तो इस ट्राइंगल से आपका आएगा, ये जो साइड है इसको नेमिंग कर दो, इसको आप पी और क्यू ले लो। चलो ठीक है, तो इस ट्राइंगल से आप क्या लिखोगे, देखो फ्रॉम हियर यू कैन राइट एल अपॉन एल अपॉन पी क्यू कितना होगा?
इस ट्रायंगल में देखो एल अपॉन पी क्यू कितना हो रहा है, साइन आई माइनस आर। क्लियर है इतना? सिमिलरली इस ट्रायंगल से आप देखो, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, टी अपॉन पी क्यू, ये कितना होगा, दिस विल बी इक्वल्स टू बताओ कॉस आर। ये तो ये दो इक्वेशन अभी हमें काम आएंगे। कितना लिख लिया, ठीक है। तो अभी देखो एल अपॉन टी क्या आएगा, दोनों को अगर करोगे तो रेशियो लोगे तो एल आपका आ रहा है टी इंटू साइन ऑफ आई माइनस आर अपॉन कॉस आर। ये आपको लैटरल डिस्प्लेसमेंट मिल गई। ठीक है, अभी आप देखो फॉर नियर वर्टिकल इंसिडेंस, ठीक है, अगर लाइट आपका ऑलमोस्ट वर्टिकली गिर रहा तो क्या होगा, आई एंड आर विल बी स्मॉल। ठीक है, या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हैं पैरा एक्शियल रेज, अगर मतलब इफ द रे इज ऑलमोस्ट पैरेलल टू द नॉर्मल। ठीक है, तो जनरली हम उन्हीं से डील करते हैं रे ऑप्टिक्स में। इफ द रे इज ऑलमोस्ट पैरेलल तो ये एंगल आपका क्या होगा, छोटा होगा। तो ये छोटा है तो आर ऑटोमेटिकली और छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर नियर वर्टिकल इंसिडेंस हम क्या लिखेंगे, या फॉर पैरा एक्शियल रेज व्हाट विल बी से sin I minus r can be written as I minus r, and by Snell's law क्या बनेगा, sin I बाहर आपका एयर है इक्वल्स टू म्यू साइन आर, तो यहाँ से आपका ये आ जाएगा I इक्वल्स टू म्यू आर। ठीक है, ये और ये, और कॉस आर कितना होगा, कॉस आर आपका होगा 1 के बराबर। आर छोटा है तो कॉस की वैल्यू ऑलमोस्ट 1 ही रहने वाली। तो अभी इसमें पुट करोगे तो कितना आएगा, देखो देयरफॉर एल कितना आ रहा है, टी इंटू आई माइनस आर, एल आपका आएगा टी इंटू आई माइनस आर की जगह आई बाई म्यू, so this would give us L is equals to T into I 1 minus 1 by
म्यू। ठीक है, क्लियर है। रेस से अगर हमने डील किया तो यही आपको काम आएगा। ठीक है, एक और जो हमने निकालना था दैट इज़ द नॉर्मल शिफ्ट। तो एन के लिए क्या करेंगे, एन के लिए जो ट्राइंगल आपको लेना है, ठीक है, अब बेटर है कि ये वाला ट्राइंगल जो है इसको ले लो। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में से आपका निकल के आ जाएगा एन। तो इस ट्राइंगल में अगर आप देखोगे ये वाला एंगल कितना होगा, इसको भी आप नेम कर दो क्यू आर एस मान लो। ठीक है, इन ट्राइंगल क्यू आर एस क्यू आर एस, इसमें क्या है, ये वाला एंगल कितना होगा, देखो आप, ये एंगल कितना था आई के बराबर, ये एंगल भी कितना होगा आई के बराबर ही होगा। समझ में आ रहा है चीज। तो ट्राइंगल क्यू आर एस में ये वाला जो एंगल है दिस इज आई। ठीक है, ये आपका कितना है साइड, दिस इज एल, और ये साइड कितना है, दिस साइड इज इक्वल टू एन। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एल अपॉन एन इज इक्वल टू साइन आई। नहीं, आई माइनस आर नहीं होगा, यहाँ पे देखो ये लाइन पैरेलल है ना दोनों, ये और ये पैरेलल, और ये आपका ये दोनों भी पैरेलल है। ये दोनों अगर पैरेलल है, नॉर्मल है, तो ये एंगल आई के बराबर, तो ये भी सेम होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। आई माइनस आर तो इतना है बस, ये पूरा है। ठीक है, तो एन आपका आ गया, देयरफॉर एन इज व्हाट, एल अपॉन साइन आई, और पैराएक्सियल अगर है तो क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू एल अपॉन आई पैराएक्सियल रेस के लिए। यहाँ से मिलेगा एन, आई कट हो जाएगा, टी इंटू 1 - 1/μ। तो नॉर्मल शिफ्ट जो है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस। लैटरल शिफ्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड करेगा, नॉर्मल शिफ्ट नहीं, और पैराएक्सियल रेस ऑब्वियसली। अगर आपको पैराएक्सियल नहीं दिए हो, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपको एल की वैल्यू जो है, ये वैल्यू एल का पुट करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, और फिर साइन आई भी चाहिए, तब जाके आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, क्लियर है। Please like, share and subscribe and hit the bell icon for future updates.